नमस्कार। सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सुमेश कुमार घितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एक बार पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके लिए लाया हूं। अभी जो नई वैकेंसी आई है प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन का, उस पर मेरा ये वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये लैब टेक्नीशियन का पोस्ट होता क्या है और किस विभाग का है। लैब टेक्नीशियन उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह पोस्ट निकला है और छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज हैं उनमें लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग होगी। इसके लिए कुछ विभाग के द्वारा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, उस पर चर्चा करेंगे। उम्र सीमा है, उस पर चर्चा करेंगे। कितना पोस्ट निकला है, उस पर चर्चा करेंगे और उसका सिलेबस क्या है, उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि प्रयोगशाला तकनीशियन का कार्य क्या होता है। यदि आपका चयन हो जाता है तो प्रयोगशाला तकनीशियन महाविद्यालय में जाकर क्या क्या कार्य करेगा, प्राचार्य के द्वारा उसको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्रयोगशाला जो तकनीशियन का पद है वो क्लास 3 का पद है, तृतीय श्रेणी का पद है और इसका जो बेसिक है लगभग 25,300 रुपये बेसिक है और महंगाई भत्ता डी और एचआरए वगैरह मिलाकर लगभग 35-36 हजार रुपया ग्रास पेमेंट आपको मिलने वाला है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो इसका जो काम है वो प्रयोगशाला के लिए है। हर महाविद्यालय में प्रयोगशाला होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और आपका भूगोल, होम साइंस है या पर्यावरण है या कंप्यूटर लैब है, सैन्य विज्ञान का है। तो जो जो कोर्स होते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित, वो सब का एक लैब होता है। तो इनकी पोस्टिंग उस लैब के लिए ही होती है, वो उस लैब का प्रभारी होता है और उस लैब के अंतर्गत जितने भी सामान रहते हैं उन सब का जिम्मेदारी लैब टेक्नीशियन का होता है। वो एक स्टॉक रजिस्टर बनाता है और एक इशू रजिस्टर बनाता है। स्टॉक रजिस्टर में जितने सामान उनको मिलती है उन सब का एंट्री होता है और एक इशू रजिस्टर होता है, वो जिस समय बच्चों को हम प्रैक्टिकल कराते हैं उस समय प्रयोगशाला तकनीशियन उन सामानों को बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए इशू करता है और पुनः फिर वापस लेता है। इस दौरान कुछ सामान टूट फूट भी हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो उन सब का भी वो जानकारी रखता है लैब टेक्नीशियन। ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम के समय भी वो पूरा प्रैक्टिकल कंडक्ट कराता है एचओडी के माध्यम से। जो प्रैक्टिकल के एचओडी रहता है, प्रोफेसर रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में करता है, सब बच्चों को सामान को वितरित करता है। इसके पश्चात जो मेन एग्जाम होता है लिखित परीक्षा का, उस समय भी वो परीक्षा कार्य में सहयोग करता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कई महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ लैब टेक्नीशियन का पोस्ट भी बहुत रहता है और भरे हुए रहते हैं, तो वहां तो अलग अलग सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लैब। लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जहां प्रयोगशाला तकनीशियन का पोस्ट की कमी है, वहां पोस्टिंग नहीं हुई है लेकिन लैब ज्यादा है, तो वहां एक से अधिक लैब के भी प्रभार आपको दिया जा सकता है। वो प्रभार आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है केमिस्ट्री मिल जाए, उसके साथ तो आपको भूगोल भी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि साइंस फैकल्टी के हैं तो आपको केवल साइंस ही मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी लैब आपको दिया जा सकता है, वो प्राचार्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ इन सब के अलावा प्राचार्य के द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य आपको करने होते हैं, क्योंकि आप महाविद्यालय के एक अंग बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा आप केवल लैब के लिए हैं, वो तो मूल रूप से हैं ही, आप लैब के लिए पोस्टिंग हुई है, लेकिन प्राचार्य चाहे तो अन्य काम भी आपको दे सकता है, उसको आपको करना पड़ता है। जैसे आपका फीस काउंटर का हो गया, या फिर अकाउंट का हो गया, या फिर आपका छात्रवृत्ति हो गया, या स्टूडेंट सेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे जहां पर कमी होती है क्लर्क की, वहां लैब टेक्नीशियन भी ये कार्य करते हैं, तो ये भी कार्य आपको सौंपे जा सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आपका जो काम है वो लैब का है, लैब के लिए आपको कार्य करना होता है। तो ये आपका हो गया प्रयोगशाला तकनीशियन का कार्य। यहाँ आपको प्रैक्टिकल के समय आपको उसका पारिश्रमिक भी दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, अलग से होता है वो। अब देखते हैं इसका जो पोस्ट निकला है वो कहां से निकला है। ये हायर एजुकेशन का पद है, महाविद्यालय में पोस्टिंग होगी और साथ ही साथ इसमें अभी जो निकले हैं वो टोटल 260 पद निकले हैं।
260 पद में से आपके अनारक्षित के 109 पद हैं, आपके एससी के 32 पद हैं, एसटी के 83 पद हैं, ओबीसी के 36 पद हैं। ये टोटल इतने पदों पर 260 पदों के लिए परीक्षा होगी। और आप जान रहे हैं कि ये आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों आवेदन आते हैं, तो कंपटीशन बड़ा होगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर जो सिलेबस इसका शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है उस पर बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी विषय में जो कि प्रायोगिक विषय हो, प्रैक्टिकल वाला विषय हो, उस पर स्नातक होना चाहिए। जैसे फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, होम साइंस, सैन्य विज्ञान, कंप्यूटर, या फिर आपका पर्यावरण, ऐसे जो विषय हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, उन विषयों में स्नातक होना चाहिए। पहला कंडीशन, ये अनिवार्य कंडीशन है। बिना प्रैक्टिकल विषय वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन चयन होने पर उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल विषय मांगा गया है। दूसरा, इसमें एक नया चीज जोड़ा गया है कि हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव होना चाहिए। हिंदी मुद्र लेखन का अनुभव केवल वांछनीय है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वांछनीय मतलब डिजायरेबल और चाहा गया है विभाग के द्वारा। यदि कोई लैब टेक्नीशियन है, यदि वो हिंदी मुद्रा लेखन या टाइपिंग जानता है तो अच्छी बात है। उसको क्योंकि महाविद्यालय में बहुत सारे कार्य होते हैं कंप्यूटर संबंधित, उसको उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वो अनिवार्य योग्यता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास हिंदी मुद्रा लेखन का अनुभव नहीं है या प्रमाण पत्र नहीं है वो इस एग्जाम को भर नहीं सकते। भर सकते हैं, निश्चित रूप से भर सकते हैं, उनका चयन भी होगा, इसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। इस बात को आप क्लियर रखिए अपने मन में। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि आप दो कैंडिडेट का नंबर इक्वल हो गया, उस समय आपका हिंदी मुद्रा लेखन किसी के पास है दूसरे के पास नहीं है तो उसका चयन करेंगे, ऐसा भी नहीं लिखा है। इस बात पर भी आप दिमाग नहीं देना है, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है, केवल मेरिट बेस पर इसका चयन होगा। अब देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा, इसमें न्यूनतम 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है और अधिकतम 40 वर्ष, और उसके बाद जो अतिरिक्त छूट है गवर्नमेंट की तरफ से छूट प्रदान की जाएगी रिजर्व कैटेगरी को। ये है, तो इतने जो है प्रावधान आपके दिए गए हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन 19 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है, 19 जनवरी 2024 से, और ये 18 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। तो उस डेट तक 1 महीने का समय है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। अब देखते हैं इसका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। सिलेबस 3 भाग में बांटा गया है इस बार। एक पहला भाग है सामान्य विज्ञान, दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन और तीसरा भाग है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। ये 3 भाग में। तो सामान्य विज्ञान से आपके 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक के, हर प्रश्न का 1 अंक होगा। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के, और कंप्यूटर से संबंधित भी आपके 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के। 20 अंक के 20 प्रश्न होंगे कंप्यूटर से, तो ये 100 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिटेल में कि आपका सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें है जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान और पर्यावरण। ये 6 टॉपिक दिया गया है और ये 6 टॉपिक से आपको बराबर बराबर प्रश्न आएंगे। यदि 60 प्रश्न बोला गया है तो हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आएंगे, और ये 60 प्रश्न आपके इनसे होंगे। और इसका जो सिलेबस को बताया गया है वो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो सिलेबस है 11वीं और 12वीं का, उस पर ये आधारित है। 11वीं और 12वीं का आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा सब विषय के लिए, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, भूगोल, गृह विज्ञान और पर्यावरण के लिए। तो ये इतना बात आप क्लियर हुई। और सामान्य जानकारी पूछा गया है, तो आप सामान्य जानकारी के रूप में जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है वो सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा भाग है आपका सामान्य अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ये टॉपिक है। दूसरा भाग में आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप कलचुरी शासन, मराठा शासन, अंग्रेजों का शासन, या फिर बस्तर के जो राजवंश हैं वो है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के इतिहास। और मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसका प्ले लिस्ट भी है, तो आप उसको जरूर देखिए एक बार, उसमें बहुत डिटेल में मैंने उसको बताया है। स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था, यहाँ के नेताओं का क्या योगदान था, उन सब का जिक्र किया गया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन स्थल, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत आपका कर्क रेखा,
अक्षांश देशांतर रेखा और भूगोल के अंतर्गत आपका पूरा क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में डिटेल में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के भूगोल में। इसके अंतर्गत आप बहुत सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं भूगोल के अंतर्गत, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, जलप्रपात, वो सब चीज आ जाएंगे। जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है इसके बारे में है, और उसकी भौतिक दशाएं कैसी होती है, कहाँ से मानसूनी हवाएं आती है, इन सब के बारे में है। जनगणना को आप याद रखेंगे, 2011 की जनगणना को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यदि इसमें अपडेट हुआ है कोई चीज, उसको भी आपको देख लेना है, क्योंकि करंट में बहुत सारा नए नए जिले बने हैं, तो क्षेत्रफल बढ़ा है, कम हुआ है, जनसंख्या में भी कुछ परिवर्तन आया है, तो उस पर भी करंट अफेयर्स के रूप में उसको देखेंगे आप। उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और पर्यटन स्थल, इस पर भी आप देख लेंगे, इसको इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इन सब टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ का। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखेंगे आप, वन देखेंगे, वन में राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य, ये सब है। और प्रमुख जो फसल है छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, जंगल, और उनके लिए क्या क्या एमएसपी निर्धारित की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन सबको है। तो कृषि, छत्तीसगढ़ चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, इसके बारे में भी बताया गया है। अच्छा, कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसल छत्तीसगढ़ में और किस किस जिले में होती है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, जिसमें मुख्य राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर मिनिस्टर तक, फिर मुख्य सचिव से लेकर नीचे के अधिकारी तक, इन सब का विवरण इसमें दिया गया है। प्रशासनिक ढांचा में पढ़ना पड़ेगा, यह प्रशासनिक ढांचा। उसके बाद स्थानीय शासन और पंचायती राज में आप नगरीय निकाय और पंचायती राज को पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत मैंने भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, इसको नगरीय निकाय का बहुत सारा वीडियो है, पंचायती राज के वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग कौन कौन से हैं, इस पर वीडियो बना हुआ है, कि जितने उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, विभिन्न प्रकार के उद्योग, उन सब के आपको पढ़ना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ स्थापित है, कब स्थापना हुई, किसके सहयोग से स्थापना हुई, और क्या क्या प्रोडक्ट वहां उत्पादन होता है, इसके बारे में। ऊर्जा के बारे में, छत्तीसगढ़ का ऊर्जा, क्या क्या ऊर्जा के संसाधन छत्तीसगढ़ में है, उस पर वीडियो है। जल एवं खनिज संसाधन के ऊपर है, जल संसाधन में आपका डैम कहाँ कहाँ है, जलप्रपात कहाँ है, कहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, और अन्य किस किस स्टेट को यहाँ का पानी जाता है, वो सब के बारे में है। जल और खनिज संसाधन में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उस खनिज का दोहन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में बड़ा डिटेल में दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भारत और छत्तीसगढ़ के, उसको आपको देखना पड़ेगा। ये तो हमेशा हर एग्जाम के लिए जरूरी है। ये आपका करंट अफेयर्स डेली का आपको हर न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, या बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा भाग है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के अंतर कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, माउस होते हैं, उसके यूपीएस होता है, और आपका स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, और इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ गूगल सर्च इंजन कितने प्रकार का होता है। नया अभी टॉपिक दिया गया है आपका मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक को भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब डिटेल में बताया गया है। एमएस ऑफिस, हाँ, ये सब चीज दिया गया है। तो इस प्रकार से लंबा सिलेबस है, इसको आप देखना पड़ेगा। इस प्रकार ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियो, लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है मैंने, उसको आप देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं भी आपको बताना चाहूंगा, प्रयोगशाला तकनीशियन में 12 साल तक महाविद्यालय में था, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसका अनुभव है मेरा। और बहुत सारे परीक्षा मैंने 6 बार पीएससी मेंस का दिया है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे नियुक्त हूँ। तो ये सब डिटेल मैं मेरा अनुभव है आपका कंपटीशन एग्जाम का, तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, ताकि आपको लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो जरूर मेरे वीडियो को, ये चूंकि मेरा चैनल निःशुल्क है, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो वीडियो को है आप तक पहुंच सके। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।